क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी में हम देखेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस की गई, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, wave theory of radiations successfully explains the phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. But it fails to explain phenomena like photoelectric effect, black body radiation, Compton effect, etc. In order to explain black body radiation and photoelectric effect, Max Planck in 1901 proposed a new theory called quantum theory of radiation. This theory emphasizes on particle nature of radiations. तो आपको बताया गया कि रेडिएशंस का जो वेव थ्योरी था, जिसके अंतर्गत हम रेडिएशंस को वेव मानते थे, ये थ्योरी वेव के जो रेडिएशंस के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन प्रॉपर्टीज को तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, लेकिन रेडिएशंस के कुछ और भी प्रॉपर्टीज थे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्माइनिक एमिशन जिसको आप ब्लैक बॉडी एमिशन भी बोल सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, इन जो फेनामेना को वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए इन फेनामेना को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो फेनामेना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने 1901 दैट इज 1901 इसमें एक थ्योरी दिया जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। याद रहे, इस थ्योरी में रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एम्फेसाइज किया गया है। इस थ्योरी में रेडिएशन को पार्टिकल नेचर का माना गया है। देखते हैं क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। The main postulates of this theory are as under. First postulate, the emission or absorption of radiant energy by a body does not occur continuously, but it occurs discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quantum, plural quanta. In case of visible light, these quanta are called photons. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया कि किसी बॉडी से रेडिएशंस का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी बॉडी से लगातार एनर्जी निकल रही है या किसी बॉडी के द्वारा लगातार एनर्जी गेन की जा रही है, ऐसा नहीं होता। प्लैंक्स ने बताया कि एक्चुअल में किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रेडिएशंस का एमिशन या एब्जॉर्प्शन है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। और इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। और विजिबल लाइट के केस में लाइट के यही जो पैकेट्स हैं, एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, उनको फोटॉन्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, फोटॉन्स नाम दिया गया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा रेडिएशंस का एमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली नहीं होता, बल्कि डिसकंटिन्यूअसली होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और इन पैकेट्स को क्वांटम नाम दिया गया। इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड postulate, the energy associated with each quantum is directly proportional to the frequency that is nu of radiation. प्रत्येक क्वांटम से एनर्जी की जो पैकेट्स हैं उनसे एसोसिएटेड एनर्जी जो होती है वह रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है आगे हम डिटेल करेंगे। तो क्वांटा की एनर्जी या क्वांटम की जो एनर्जी है वह किस पर डिपेंड करती है, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर।
और फ्रीक्वेंसी के, जिसको हम न्यू लेटर से डिनोट करते हैं, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उस रेडिएशन के जो क्वांटा हैं, उस रेडिएशन के जो एनर्जी पैकेट्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखिए मैथमेटिकल क्या रिलेशन है, E दैट इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। याद रहे किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहें तो हम यहाँ एक कांस्टेंट दैट इज H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। आगे हम जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन है उसमें देखेंगे कि एक्चुअल में ये प्लांक्स कांस्टेंट होता क्या है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि E इक्वल्स टू एच न्यू वेयर H इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज, बिल्कुल रट डालिए इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल बनाने में एक काम आएगा। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आपने देखा कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम is directly proportional to the frequency of radiation. If frequency of radiation increases, energy associated with the quantum increases. Clear है? तो आपने क्या देखा, E is proportional to nu और E equals to h nu where h is Planck's constant. Its value is 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. Now since nu equals to c upon lambda, जो nu होता है that is frequency होती है, वह c upon lambda, what is c? Velocity of light. c upon lambda, lambda is wavelength of radiation, तो c upon lambda के इक्वल होता है। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कैसे इक्वल होता है। क्लियर है? Since nu equals to c upon lambda, therefore E equals to hc upon lambda। क्या मिल गया अपने को? E equals to h के बाद nu का हमने वैल्यू रख दिया c upon lambda, तो E equals to hc upon lambda मिल गया, where lambda is wavelength of radiation and c is velocity of radiation, and in case of light it will be velocity of light। इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि c और न्यू का, लैम्डा और न्यू का क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पर एक वेव शो की गई है स्लाइड में, लाइक दिस। यहाँ ये जो वेव है, वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम नाम देते हैं क्रेस्ट। क्या नाम देते हैं? दिस वन, दिस आर क्रेस्ट। और जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो आप देखेंगे कि जो वेव चल रही है, दिस वन इज ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से वेव चली, एक मैक्सिमा गेन की, मैक्सिमा गेन करने के बाद अगेन जीरो हो गया, फिर अगेन वो मिनिमा गेन करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। ये इतना पोर्शन कहलाता है एक साइकिल। वेव का क्या कहलाता है? एक साइकिल कहलाता है। याद रहे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल। वन साइकिल में वेव जितना लीनियर डिस्टेंस चलती है उसको हम वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस वेव का वेव लेंथ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस वन इज वेव लेंथ एंड एक्चुअली इट इज इक्वल टू, वेवलेंथ को एक दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। आप देखेंगे कि जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट हैं या जो नियरेस्ट ट्रफ्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? वेव का वेव लेंथ कहलाता है। तो यहां पर दिस वन इज क्रेस्ट और इसका नियरेस्ट क्रेस्ट ये दिख रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस दिस मच, ये भी क्या कहलाएगा? वेव लेंथ, दैट इज लैम्डा कहलाएगा। वैसे ही ये क्रेस्ट है, इसका नियरेस्ट क्रेस्ट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? वेव का वेव लेंथ कहलाएगा। तो वेव लेंथ क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ्स। क्लियर है? और डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल, एक साइकिल में जो लीनियर डिस्टेंस चला जाता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आप देखेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कुल कितने साइकिल बना रही है वेव, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये एक सेकेंड में सपोज एक साइकिल, दो साइकिल, थ्री साइकिल, इस तरीके से बहुत सारे साइकिल्स बनाती है। जो साइकिलें बनती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड। तो मान लीजिए कि एक साइकिल में
लेमडा डिस्टेंस चल रही है वेव, और टोटल न्यू साइकिल बना रही है इन पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड क्या मिलेगा, न्यू लेमडा, दैट विल बी c, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो नेचुरली c इक्वल्स टू क्या मिल गया, न्यू लेमडा, और न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। इसी को हमने पिछले एक्सप्रेशन में पुट किया था, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। कैसे आया ये आपको नजर आ गया, यहां पर आपने देखा c इज वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। क्लियर है। लेमडा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल। न्यू क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड क्या मिलेगा, न्यू लेमडा। क्लियर है। तो c इक्वल्स टू क्या मिला, न्यू लेमडा। क्लियर है, c इक्वल्स टू न्यू लेमडा, और न्यू विल बी इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा, जिसको हमने पिछले एक्सप्रेशन में पुट किया था। तो हमको प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिला, E इक्वल्स टू एच न्यू, दैट्स इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, the total energy emitted or absorbed by a body is integral multiple of energy of one quantum of radiation. Thus, E equals to nh nu, where n equals to 1, 2, 3, any integral number. क्लियर। तो यहां पर बताया गया कि किसी बॉडी के द्वारा टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब यह इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। जो वन क्वांटम की एनर्जी है दैट इज एच न्यू है और एच सी अपॉन लेमडा है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब। इट मीन्स total energy emitted or absorbed, you can say E total, or simply E will be equals to NH nu, और E इक्वल्स टू NHC अपॉन लेमडा। न्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है, C अपॉन लेमडा लिख दिया है। ऑलवेज रिमेंबर 1 अपॉन लेमडा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जो होता है उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। कई बार न्यू बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार से, दैट इज वेव नंबर। तो वेव नंबर के टर्म में एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा। देखिए क्या मिला, अगेन सिंस 1 अपॉन लेमडा इज न्यू बार, that is wave number of the radiation, where nu bar is wave number of radiation, therefore E will be equals to NHC nu bar। क्या इक्वेशन मिल गया अपने को, E equals to NHC nu bar। क्लियर है। तो ये डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिले किसके, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूअसली होता है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है जिनको हम वेव पैकेट्स और क्वांटा बोलते हैं। इन क्वांटा की जो एनर्जी होती है वह रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। याद रहे, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी क्वांटा की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है। और साथ में यह भी बताया गया कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब है वह इक्वल होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 1905, Einstein extended this theory further and pointed out that light can supposed to be consisting of a stream of particles called photons. The energy of these photons depends upon the frequency of light, that is E equals to h nu, and is also given by the expression E equals to mc square, where m equals to mass of photon। तो 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सटेंड किया, लाइट पर अप्लाई किया, स्पेशली विजिबल लाइट पर, और उसने बताया कि लाइट को भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मान सकते हैं, और ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको क्या नाम दिया उसने, फोटोन नाम दिया। इन फोटोन की एनर्जी लाइट के रेडिएशन पर डिपेंड करती है, लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है फोटोन की एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। साथ में
आइंस्टीन ने यह भी बताया कि इन फोटॉन्स की एनर्जी एक और एक्सप्रेशन के द्वारा दी जाती है, दैट इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ फोटॉन। याद रहे यहां पर लाइट का जो पार्टिकल है आइंस्टीन ने उसको फोटॉन कहा, और चूंकि ये पार्टिकल है इसका अपना मास होगा, वह मास किसके द्वारा डिनोट किया आइंस्टीन ने? m के द्वारा। क्लियर है? तो आइंस्टीन ने मास प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को एक्सटेंड किया, यानी लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, it can be concluded that the radiations have dual nature, that is wave-like as well as particle-like nature. देखा कि लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, इसका पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है और वेव लाइक नेचर भी होता है। एक्चुअल में अगर लाइट या रेडिएशंस जो है, रेडिएशंस आपस में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक रेडिएशन का दूसरे रेडिएशन से अगर इंटरेक्शन हो रहा है, देन इट बिहेव्स लाइक वेव। बट इफ ए रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैटर, अगर कोई रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट कर रहा है, देन इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। तो रेडिएशंस का जो नेचर होता है वह डुअल होता है, पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। इन फैक्ट द फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा, वेयर देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू रेडिएशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन फेनोमेना में वेव्स का इंटरेक्शन होता है, और ऐसे फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमको रेडिएशन को वेव नेचर का मानना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फेनोमेना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा, वेयर देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम, दैट इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो कौन कौन सी फेनोमेना? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी एमिशन, ये जो फेनोमेना है यहां पर लाइट का इंटरेक्शन होता है, रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है किसके साथ? मैटर के साथ। इन फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए रेडिएशन को हम पार्टिकल नेचर का मानते हैं, क्वांटम नेचर का मानते हैं। इन्हीं पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है? क्वांटम नाम दिया गया है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखिए, द फेनोमेना लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, refraction etc., where there is neither interaction between two radiations nor interaction of radiation with matter can be explained both by wave as well as quantum theory of radiation। तो कुछ ऐसे फेनोमेना हैं जिसमें न तो वेव का आपस में इंटरेक्शन होता है, न ही वेव का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है। ऐसे फिनोमेना को हम वेव नेचर ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन दोनों ही के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी फिनोमेना उसमें आती है? तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशंस, सेकेंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो तीन फेनोमेना हैं जिसमें न तो वेव का वेव के साथ इंटरेक्शन होता है, न ही वेव का पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होता है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव नेचर ऑफ रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपटीशन कॉर्नर फॉर आईआईटी नीट एम्स। यहाँ पर कंपटीशन कॉर्नर के अंतर्गत कुछ ऐसे पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, इक्वल्स टू hc अपॉन लेमडा। अभी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, इक्वल्स टू hc अपॉन लेमडा। अगर हम इनके वैल्यूज पुट करें, h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, c is velocity of light, that is 3.0 into 10⁸ meter per second, और divided by lambda in meter, this one is variable। तो क्या मिलेगा? That's equals to, अगर इसका वैल्यू निकालें, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 1.986 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लेमडा इन मीटर जूल। ये एक फार्मूला मिल जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट में आप इसका यूज कर सकते हैं। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम क्या मान सकते हैं? 1.986 को हम अप्रॉक्सीमेटली 2 मान सकते हैं। तो वैल्यू क्या मिल गया? 2 इंटू
10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। इस फार्मूले से अगर आपको लैम्डा दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, या आप मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है तो आप एनर्जी ऑफ क्वांटम इससे फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फार्मूला है? इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। लेकिन कई बार वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है या नैनोमीटर में दिया रहता है, पिकोमीटर में दिया रहता है, तो उसके लिए भी आप एप्रोप्रिएट शॉर्टकट फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आपको लैम्डा दैट इज वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसी फार्मूले का क्या फॉर्म मिलता है? दैट इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, बट इन दिस केस वैल्यू विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू था दैट वाज इन जूल। किस यूनिट में था? जूल में था। लेकिन ये जो फार्मूला मिला इक्वल्स टू 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये जो फार्मूला है ये जूल की बजाय आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देगा। किसका? क्वांटम का। क्लियर है? क्वांटम की एनर्जी का। दैट्स इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर लैम्डा नैनोमीटर में यूज करते हो तो इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा इस बार भी। क्लियर है? तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Energy of 1 mole that is 6.022 into 10⁻23 quanta of a radiation is called Einstein। याद रहे आइंस्टीन जो है वह क्वांटम के एनर्जी का एक यूनिट है। आइंस्टीन क्या होता है? दैट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटम। 1 मोल क्वांटम की जो एनर्जी होती है उसको हम 1 आइंस्टीन बोलते हैं। तो क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटा ऑफ ए रेडिएशन इज कॉल्ड आइंस्टीन। thus 1 आइंस्टीन इक्वल्स टू n। n इज दैट इज एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23 nhν। That's equals to NhC upon lambda, where n equals to 6.022 into 10⁻23. That is Avogadro's number. क्लियर है? तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है 1 आइंस्टीन क्या होता है और इसका वैल्यू कितना आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पर कुछ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं। ऑलरेडी मैंने वेब में इनको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ अलग से नोटिफाई किया गया है। देखिए क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? न्यू नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड बाय रेडिएशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कोई भी वेव, कोई भी रेडिएशन 1 सेकेंड में कितने साइकिल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड बाय द रेडिएशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। Energy of a radiation is directly proportional to the frequency of radiation, that is E is proportional to nu। ऑलरेडी बताया जा चुका है रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वह उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। क्या होता है? ऑलरेडी बता चुका हूं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रप्स ऑफ ए रेडिएशन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो वेवलेंथ क्या है? 2 नियरेस्ट क्रेस्ट्स और 2 नियरेस्ट ट्रप्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्या लिखा है? देखिए एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगेन सेम स्लाइड दिखाया गया है। यहां पर आपको वेव दिखाया गया है। आपको बताया गया कि 1 सेकेंड में जितने साइकिल बनाता है, दिस वन ओरिजिन पॉइंट से चला, ये एक साइकिल कहलाता है, ये दूसरा साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 साइकिल और डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट, 2 नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या 2 नियरेस्ट ट्रप्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आपको बताया गया कि फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू जितना ज्यादा होगा रेडिएशन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ दैट इज लैम्डा जितना ज्यादा होगा एनर्जी रेडिएशन की उतनी कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेव नंबर दैट इज न्यू बार से डिनोट करते हैं। क्या होता है वेव नंबर? मैथमेटिकली इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1/λ को हम कई बार न्यू बार से डिनोट करते हैं, दैट इज वेव नंबर। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है इसका? देखिए वेव नंबर का, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। तो पर यूनिट लेंथ में कितने साइकिल बन रहा है दैट इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, दस वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वह वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी वेव नंबर बढ़ने के साथ साथ एनर्जी रेडिएशन की बढ़ती जाएगी, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। मैंने पहले भी बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 है, एक्चुअल में ये है क्या? देखिए आगे लिखा हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज H इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन के जो क्वांटा है उनकी एनर्जी कितनी है, साथ में उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका जो रेशियो होता है वही होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज H। क्या मिला? प्लैंक्स कांस्टेंट H इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, thus H इक्वल्स टू E/ν और इक्वल्स टू hν हमने लिखा था, उसी फार्मूले का जनरल फॉर्म है H इक्वल्स टू E/ν। तो आपने क्या देखा? व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट? इट इज रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटा एज वेल एज दूसरा क्या है इसमें, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटा E/ν, दैट इज H। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज आपने देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है और साथ साथ कौन कौन से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम अलग से यहाँ से न्यूमेरिकल भी उठाएंगे, लेकिन आज बस इतना ही। थैंक यू।